हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल एनसीईआरटी। तो आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इससे पहले हमने रिसोर्सेस चैप्टर पढ़ा था और इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, साथ में वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं तो उस प्लेनेट पर ऐसा नहीं है कि केवल हम ही रहते हैं, बल्कि बहुत सारी लिविंग बींग्स रहती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहती है। छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें भी जान होती है, से लेकर बड़े से बड़ा ब्लू व्हेल वो भी इस धरती पर रहता है। और यहाँ तक कि छोटे से छोटे प्लांट से लेकर बड़े से बड़े बनियान ट्री तक इस धरती पर रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं तो उस प्लेनेट पर हमारे सिवा भी, हमारे अलावा भी और भी बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स रहते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भी रहते हैं। तो जिस हैबिटेट में हम रहते हैं, ये पूरा का पूरा हैबिटेट जिसमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो आइए देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मींस वेराइटी, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो वेराइटीज होती है जिनमें लाइफ होती है। देखिए, प्लांट्स में भी लाइफ होती है और एनिमल्स में भी लाइफ होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर दोनों वर्ड को अगर जोड़ दिया जाए तो एक मीनिंग निकल कर आती है, द वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना फाउंड इन ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। यानी जो फ्लोरा और फाउना की जो वेराइटी है, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स और फाउना मींस होता है एनिमल्स। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम जो प्लांट एंड ट्रीज देखते हैं, जो एनिमल्स जो देखते हैं, जो रहते जो हैं, तो उसी एरियाज को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, अब सबसे खास बात यह है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज इन द टर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी प्लांट एंड ट्रीज की ये जो वेराइटी है जो हमारे आसपास पाई जाती है, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। लेकिन अगर आप अपने देश की अगर बात करें तो वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे देश में देखने को मिलती है। आइए कैसे हैं? यानी देखा जाए तो इंडिया एक रिचेस्ट कंट्री है। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर बात की जाए, एनिमल्स, प्लांट एंड ट्रीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया एक रिचेस्ट कंट्रीज है। आइए कैसे हैं? अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया। यानी वर्ल्ड की 8% जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे देश में पाई जाती है। इसीलिए इंडिया एक रिचेस्ट कंट्रीज है। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया एक रिचेस्ट कंट्री है, क्योंकि वर्ल्ड की जितनी बायोडाइवर्सिटीज हैं उसका 8% अपने इंडिया में देखने को मिलता है। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर 24% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। दूसरा पॉइंट यह है कि इंडिया के जो टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 24% पर फॉरेस्ट एंड ट्रीज पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि 80,000 स्पेसीज ऑफ फाउना, फाउना मींस एनिमल्स, यानी इंडिया में 80,000 तरह के एनिमल स्पेसीज आपको देखने को मिल जाएगी। अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। इसी के अलावा 47,000 फ्लोरा आर फाउंड इन इंडिया, और इसी तरह से 47,000 टाइप्स के यानी वेराइटीज के स्पेसीज की आपको प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इंडिया क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी वर्ल्ड की 8% बायोडाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है। कि आखिर हमें इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को क्यों बचाना चाहिए, इनका संरक्षण जरूरी क्यों है, इनका कंजर्वेशन जरूरी क्यों है? तो इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सोइल। कंजर्वेशन से क्या होगा?
कि अपना जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है जिसका हम भी एक पार्ट है, तो वो इकोलॉजिकल सिस्टम प्रिजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा, बचा हुआ रहेगा। इसके अलावा अपना जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जैसे कि वाटर, एयर एंड सोइल। अब जैसे कि हम फूड, खाना खाते हैं, तो अनाज जो उगता है वो सोइल के अंदर उगता है, तो सोइल है। इसी तरह से हम जो पानी पीते हैं तो वो पानी भी उसमें रिसोर्सेस है। और यहां तक कि देखा जाए तो जो एयर है जिसको हम सांस में लेते हैं, ये हमारे लाइफ सपोर्टिंग है, इनसे हमें जिंदगी मिलती है, जीवन मिलता है। तो अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो कंजर्वेशन से हमारा जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, हमारी जिंदगी जो चल रही है, हमारी जिंदगी इनसे चल रही है, वाटर से चल रही है। बिना पानी के नहीं रह सकते हैं, बिना एयर के नहीं रह सकते हैं, और बिना सोइल के नहीं रह सकते हैं। सोइल, जिस सोइल के अंदर अनाज उगता है उसी अनाज को हम खाते हैं, यानी सोइल से हमें अनाज मिल रहा है। एयर, ये एयर भी वापस रिक्रिएट की जाती है एनवायरमेंट के अंदर, इसको वापस रिक्रिएट किया जाता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिक्रिएट करते हैं। वाटर है, तो ये हमारी लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। तो अगर हमें इन लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को बचाना है, अगर हमें जिंदा रहना है, तो हमें इन चीजों का प्रिजर्व करना पड़ेगा, इनको बचाना पड़ेगा, इसीलिए कंजर्वेशन जरूरी है। इसके अलावा दूसरा एक और रीजन है कि प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेसीज एंड ब्रीडिंग। इसके अलावा अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो कंजर्वेशन से क्या होगा, जो प्लांट एंड एनिमल्स की ग्रोथ होगी और उनकी अलग अलग वेराइटी भी हमें आगे देखने को मिलेगी, उनकी ग्रोथ होगी, ब्रीडिंग आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो वेराइटी बढ़ेगी। देखिए, अगर एक ही खाने में अगर हम एक ही वेराइटी अगर यूज करते हैं तो उसको हम एक दिन खा लेंगे, 2 दिन खा लेंगे, लगातार नहीं खा सकते हैं। तो वेराइटी का होना जरूरी है। तो इसीलिए अगर हम इनको कंजर्व करेंगे तो लाइफ में भी और आगे आने वाली जनरेशन को भी बहुत कुछ हम देके जाएंगे। तो इसीलिए हमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना जरूरी है। अब सवाल ये आता है कि ये तो हमें पता चला कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन जरूरी है, क्योंकि इनका हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनसे हमारी जिंदगी चल रही है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, तो अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से कदम उठाए हैं इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, इनको बचाने के लिए। तो सरकार ने पहला कदम उठाया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंट इन 1972। सरकार ने एक कानून पास किया, उस कानून का नाम था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में पास किया गया। जिस तरह से देखा कि ये जो जितने भी प्लांट एंड ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, इनकी स्पेसीज धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है, तो सरकार ने इनके लिए कानून पास किया 1972 के अंदर। इस कानून में क्या था, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज वाज पब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पेसीज। और जो एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, जो खतरे में जो प्रजातियां हैं, जो विलुप्त की कगार पर जो प्रजातियां हैं, स्पेसीज जो हैं, उनको बचाने के लिए सरकार ने उनकी लिस्ट को पब्लिश किया, ताकि लोगों को पता चले कि ये वो एनिमल्स की स्पेसीज हैं, ये वो प्लांट की स्पेसीज हैं जो अब डेंजर हैं, खतरे में हैं और समाप्त हो सकती है, ताकि लोग उसको क्या करें, कंजर्व कर सकें। इसके अलावा बैंड ऑन हंटिंग, शिकार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एरिया। और जो वाइल्ड लाइफ एरिया जो था, अब उसमें उस पूरे के पूरे वाइल्ड लाइफ इलाके के अंदर अब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी अब इस इलाके में किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस नहीं किया जाएगा, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं की जाएगी, ट्रेड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गिवन लीगल प्रोटेक्शन टू हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जो वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट जो है, जहां पर वाइल्ड लाइफ रहती है, तो उनके हैबिटेट को लीगल प्रोटेक्शन दिया गया। पहले तो कानूनी इतना कुछ नहीं था कि कानूनों में कहीं पर लिखा हुआ नहीं था। अब अगर इस तरह से कोई वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट को कोई डिस्ट्रॉय करता है, उनके रहने की जगह को कोई डिस्ट्रॉय करता है, तो सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कुल मिला के जो वाइल्ड लाइफ जो है, तो उनका जो हैबिटेट जो है, जहां पर वो रहते जो है, उस इलाके को अब लीगल प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। इसके अलावा सेटअप नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
और इनको कंजर्व करने के लिए, ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो, तो सरकार ने जगह जगह देश में हर स्टेट के अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेटअप की है। इसके अलावा मेनी प्रोजेक्ट वर स्टार्टेड लाइक टाइगर प्रोजेक्ट एंड राइनो प्रोजेक्ट एटसेट्रा। इसके अलावा सरकार ने कुछ ऐसी स्पेसीज, एनिमल स्पेसीज जो खतरे की कगार पर है, या कह सकते हैं कि एक्सटेंट की पोजीशन पर पहुंच चुकी है, समाप्त हो चुकी है, होने वाली है, तो सरकार ने उनको बचाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट भी चलाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, राइनो प्रोजेक्ट हो गया, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट हुआ। तो इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइगर प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट क्या है। In 1973, the authorities realized that the tiger population had decreased to 1827 from 55,000। 1973 के अंदर ऑथोरिटीज यानी अधिकारी जो है, उन्होंने पाया कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो काफी कम हो चुकी है। यानी 20वीं सेंचुरी के आसपास टाइगर की जो पॉपुलेशन जो थी लगभग 55,000 थी, तो 55,000 से घटकर वो 1827 हो गई। यानी टाइगर की पॉपुलेशन काफी कम हो चुकी है। इसके पीछे क्या वजह है? द मेजर थ्रेट्स टू द टाइगर पॉपुलेशन आर पोचिंग फॉर ट्रेड। टाइगर की जो पॉपुलेशन कम जो हुई है, उसके पीछे कुछ मेजर थ्रेट जो हैं, या कह सकते हैं कि मेजर रीजन जो है, उसमें सबसे बड़ा रीजन है पोचिंग फॉर ट्रेड। टाइगर का शिकार, अवैध शिकार, व्यापार करने के लिए। ज्यादातर लोग टाइगर का शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि टाइगर की स्किन्स हैं, टाइगर की बोन्स हैं, और उनके जो पंजे वगैरह जो हैं, तो उनका व्यापार करने के लिए लोग इनका शिकार करते हैं। तो इसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन काफी कम हुई है। दूसरी वजह श्रिंकिंग हैबिटेट्स। श्रिंकिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, और हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान। तो टाइगर के जो रेजिडेंस जो हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि हैबिटेट्स जो हैं, तो वो धीरे धीरे अब सिकुड़ते जा रहे हैं। पहले जंगल काफी बड़े होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जंगल छोटे होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी इनकी पॉपुलेशन काफी कम हुई है। थर्ड रीजन है डिप्लेशन ऑफ प्रेई बेस स्पेसीज। डिप्लेशन यानी घटना, और प्रेई बेस स्पेसीज मतलब देखिए एनिमल्स जो खाते हैं, यानी टाइगर जिस पे डिपेंड है, तो वो जो स्पेसीज है धीरे धीरे उनका डिप्लेशन हो रहा है। जब टाइगर का भोजन ही अगर खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वही अगर कम होने लगेगा, तो डेफिनेटली टाइगर की पॉपुलेशन भी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो यही तीसरी वजह है डिप्लेशन ऑफ प्रेई बेस स्पेसीज, यानी जो टाइगर जो भोजन करता है, तो वो भोजन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फोर्थ रीजन ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन भी एक सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। अब इसके लिए द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, टाइगर की जो स्किन का जो ट्रेड किया जाता है, और साथ में टाइगर की जो बोन्स जो होती है, हड्डियां जो होती हैं, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम में ली जाती है। इसकी वजह से टाइगर का क्या होता है कि बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। तो इसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन अब कहां पहुंच चुकी है, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किनारे की कगार पर पहुंच चुकी है, यानी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि टाइगर का लोग अब बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए उनकी स्किन का व्यापार करते हैं, उनकी पंजों का व्यापार करते हैं, उनके दांतों का व्यापार करते हैं, और उनकी बोन्स का व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। तो धीरे धीरे अब उनकी क्वांटिटी काफी कम होती जा रही है। तो इसी चीज को देखते हुए, टू प्रोटेक्ट द टाइगर एंड इंक्रीज देयर क्वांटिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च टाइगर प्रोजेक्ट इन अप्रैल 1973।
इसी चीज को देखते हुए अप्रैल 1973 के अंदर सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। प्रोजेक्ट का नाम था टाइगर प्रोजेक्ट, ताकि टाइगर की जो पॉपुलेशन जो कम हो रही है उस कम होती हुई पॉपुलेशन को रोका जा सके, टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए सरकार ने देयर आर 39 टाइगर रिजर्व इन इंडिया एंड सम आर, तो जगह जगह नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनाई गई है, तो कुछ टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। अपने देश में देखा जाए तो 39 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। आइए कौन से हैं, और ये कुछ खास इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि फर्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अपने राजस्थान में है। मानस टाइगर रिजर्व जो आसाम में है, और पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल के अंदर है। तो ये 6 कुछ खास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जो टाइगर रिजर्व एरिया हैं, जो काफी फेमस हैं, और अधिकतर एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये है प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अलावा एक खास बात, इन 1991 फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, 6 स्पीसीज। देश में पहली बार 1991 के अंदर फर्स्ट टाइम प्लांट्स की भी 6 स्पीसीज को प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया। प्रोटेक्टेड स्पीसीज मतलब देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अब धीरे धीरे वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, तो उनको भी फर्स्ट टाइम 1991 के अंदर 6 स्पीसीज को, प्लांट की 6 स्पीसीज को लिस्ट में इंक्लूड किया गया। तो ये था टाइगर प्रोजेक्ट।